हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फेस टू फेस सेकेंड ईयर का सिलेबस संपूर्ण सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है क्योंकि 2020 दिसंबर में जो है इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उस व्यू से हम सोचे कि अच्छा रहेगा कि आप सबके लिए इसका जो है एक संपूर्ण व्याख्या जो है प्रत्येक चैप्टर का कर दिया जाए, जिससे आप लोगों को इससे भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए हम डीएलएड सेकेंड ईयर का फेस टू फेस उसका जो है संपूर्ण सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कितना एग्ज़ाम कितना तैयारी हमें करना है इस सब्जेक्ट का और कितना नहीं। तो चलिए देख लीजिए इसका सिलेबस सेकेंड ईयर का, डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस देखिए। सेकेंड ईयर का सिलेबस है, यहाँ पे देखिए। इसमें 8 सीरीज है, जिसमें से 9 सीरीज है, इसमें से 8 जो है आपका जो है ये जो 8 है ये आपका मेन है, और ये S9 जो है ये जो है ऑप्शनल में है। अब ये 6 to 8 का इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आपका 12th जो है साइंस है तो आप साइंस पेपर ले लीजिए, अगर आर्ट है तो आर्ट पेपर ले लीजिए। और SEP2 है, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एक आपका पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में हो गया होगा, ये SEP2 है। ये आपका 16 सप्ताह का सेकेंड ईयर में दिया गया होगा किसी भी विद्यालय में। आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम है ये इंटर्नशिप। ये होता है 100 अंक का। इसका क्रेडिट अंक है 16। ये क्रेडिट अंक इसका कोई मायने नहीं रखता है, ये दोनों अंक सिर्फ जुड़ता है। द्वितीय वर्ष में कुल अंक कितना का होता है, कुल एग्ज़ाम होता है आपको 1000 का। फर्स्ट ईयर में भी 1000 का हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 8 सब्जेक्ट देखिए। S1 में क्या है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसमें जो आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम लेगा वो 70 का एग्ज़ाम लेगा, और आपके कॉलेज जो है प्रैक्टिकल देगा वो 30 नंबर का देगा। S2 देखिए, ये संज्ञान सीखना और बाल विकास, ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है बाह्य परीक्षा आपको इसमें भी 70 का होगा, और 30 जो है प्रैक्टिकल होगा आपके कॉलेज में। और S3 देखिए, कार्य और शिक्षा। कार्य और शिक्षा में जो है बाह्य परीक्षा नहीं होगा, आपको जो है आंतरिक परीक्षा जो है कॉलेज जो है प्रैक्टिकल 50 नंबर का लेगा। S4 है स्वयं की समझ, खुद का समझ। इसमें जो है बाह्य परीक्षा 35 का होगा और प्रैक्टिकल होगा 15 का। S5 में देखिए, विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। इसमें भी है बाह्य परीक्षा आपको 40 नंबर का लिया जाएगा बोर्ड द्वारा, और 60 नंबर का प्रैक्टिकल आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। S6 है पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये प्राइमरी लेवल का है। ये जो है इसमें बाह्य परीक्षा आपको 35 नंबर का होगा, और आंतरिक परीक्षा होगा 15 नंबर का। S7 में देखिए, S7 है गणित का शिक्षण शास्त्र 2। यहाँ पे 2 दिया है, प्रथम आप जो है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। ये भी प्राथमिक स्तर पर होगा। ये बाह्य परीक्षा होगा, इसका 35 का बोर्ड लेगा, और कॉलेज आपको प्रैक्टिकल 15 का लेगा आंतरिक परीक्षा। S8 में हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 हुआ, ये भी प्राथमिक लेवल का होगा। इसमें बाह्य परीक्षा 35 का होगा और आंतरिक 15 का होगा। S9 में देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र। या तो आप साइंस पेपर से हैं तो साइंस ले लीजिए, आर्ट पेपर से हैं तो आर्ट ले लीजिए। तो इसमें जो है बाह्य परीक्षा आपको 35 नंबर का होगा, आंतरिक परीक्षा होगा 15 नंबर का। समझ गए दोस्तों। अब देखिए SEP स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये दूसरा इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, क्योंकि एक आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो देख लीजिए, इसमें विद्यालय अनुभव कार्यक्रम ये 2 होगा। इंटर्नशिप 16 सप्ताह का होता है। इसमें बाह्य परीक्षा जो है 100 का होगा, और जो है आंतरिक परीक्षा 300 का होगा। आंतरिक कॉलेज का जो है 300 का ये देगा। 300 में जो है आपको जितना नंबर कॉलेज दे। टोटल देखिए, इधर बाह्य परीक्षा हो गया 455 नंबर का, और जो है आंतरिक परीक्षा हो गया 545 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 500 और 400 900, और 55 45 हो गया 1100। यानी कि टोटल मिला कितना हो गया, कुल द्वितीय वर्ष का कुल अंक कितना हो गया 1000। इसमें देखिए SEP2 का भी एग्ज़ाम लेगा बोर्ड 100 नंबर का। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस भ्रम में रहता है कि हमें कोई लेसन प्लान तो कर ही लिए, तो उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद यहाँ पे सिलेबस में खुद मेंशन कर रखा है कि बाह्य परीक्षा जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम का 100 नंबर का होगा। समझ गए दोस्तों, ये सेकेंड ईयर का सिलेबस था। तो चलिए हम एक एक करके जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो एक दो दिन जो है इसमें जो हम लघु उत्तरीय कर लेते हैं, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय सिर्फ सिर्फ दीर्घ उत्तरीय करेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में जो है सब शामिल हो जाता है। तो आज फर्स्ट डे है, तो इसलिए हम लघु उत्तरीय लिए हैं 10 क्वेश्चन, और इसके बाद जो है हम दीर्घ उत्तरीय लेंगे, जिससे आप लोगों को सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट कर लेंगे हम। S1 S2 का स्टार्ट कर रहे हैं अभी, फिर S3 और S4 का, तो आपको S3 का तो कोई ज़रूरी ही नहीं है। S4 का जो है इसमें 15 का आंतरिक होगा और 35 का बोर्ड एग्जाम लेगा, तो इसमें थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ पे है S5 में भी 40 नंबर का होगा। और इंग्लिश आप लोग खुद से तैयारी करिए। यहाँ पे गणित का हम थोड़ा हिंट दे देंगे, और हिंदी का मेन जो है ये S1 और S2 है, ये 70-70 नंबर का है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। दीर्घ उत्तरीय इसमें सारा कवर करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। S1 से हम स्टार्ट करते हैं, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा से। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न हम लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षाई वातावरण में विविधताओं का सम्मान क्यों करना चाहिए। शिक्षाई वातावरण, जिस वातावरण में, जिस विद्यालय में, यानी जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, वहाँ का जो शिक्षाई वातावरण है, शिक्षा का जो माहौल है, ये विविधतापूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसमें विविधता होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है विविधता है, हमारे समाज में विविधता है, हमारे राज्य में विविधता है, सभी हर जगह हर चीज़ में विविधता है। देखिए यहाँ पे दिया, हमारे देश में विविधताओं की भरमार है। यह विविधता प्राकृतिक के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज़्यादा है। अब देखिए, प्राकृतिक में भी है, हमारे तरफ जो है कुछ अलग प्रकृति है, दक्षिण में कुछ अलग प्रकृति है, पूर्व में कुछ अलग प्रकृति है, तो सभी का अपना अपना प्रकृति है, तो उसमें भी विविधता है। और अगर अपना सबका इधर का परंपरा कुछ अलग है, संस्कृति कुछ अलग है, दक्षिण भारत का कुछ अलग संस्कृति परंपरा है, तो ये सब विविधता का उदाहरण है। देखिए, कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक परंपराओं, पद्धतियों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा कई अन्य सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। समझ गए दोस्तों, विविधता इसी सब का उदाहरण है। विविधता, हमारे देश में विविधता का भरमार है। समझ गए दोस्तों, सब रहन सहन में अलग है, खान पान में अलग है, हमारे तरफ का खान पान अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, पूर्वी भारत का अलग है, सबका अलग अलग है। वेशभूषा भी अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। सभी संस्कृति और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में रहने वाले लोग, सभी का सामाजिक संस्कृति अलग अलग है, तो सबका अलग अलग विविधता है। सभी के संस्कृति में, परंपराओं में विविधता है। शिक्षा के संस्थानों में मौजूद लोग भी इसी विविधता को धारण किए होते हैं। अब देखिए, विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उसमें भी विविधता होता है। सब अपने अपने समाज से आते हैं, सब अपने अपने धर्म जाति सभी अलग अलग के रहते हैं, सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं, तो उसमें भी विविधता रहता है। अतः हमें शिक्षाई वातावरण में अवश्य इन विविधताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विविधता इस समाज की पूंजी है। इसीलिए बोला जाए कि शिक्षाई वातावरण में, हमारे विद्यालय में विविधता को जो है एकदम से उसको अनादर नहीं करना है, आदर करना है। विविधता को प्रोत्साहन करना है, विविधता को प्रोत्साहित करना है। इसीलिए अगर विविधता को हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चों में जो है सीखने की गति तीव्र होगी, सब आपस में अंतर्क्रिया करके सीखेंगे। चलिए देखिए, इसका सौंदर्य है जिसको संजोना शिक्षा का दायित्व होना चाहिए। ये हमारे देश में विविधता है, तो विविधता को क्या हो, संजोना हमारा शिक्षा का मेन कर्तव्य है। और हमारा शिक्षा के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको संजोए रखें। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब देखिए, शिक्षक का व्यवहार विविधतापूर्ण माहौल में कैसा होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार उदार होना चाहिए, धैर्यपूर्ण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसमें जो है लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र की भावना होनी चाहिए। सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों में आपस में अंतर्क्रिया करने में छूट देना चाहिए, उसे करके सीखने में जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, करके सीखने के लिए। तो ये सब शिक्षक का एक विविधतापूर्ण माहौल में जो है कर्तव्य बनता है। देखिए, यहाँ पे सामाजिक विविधता का रूप कक्षा में देखा जा सकता है। सही बात है, कक्षा में विविधतापूर्ण माहौल रहता है, क्योंकि बालक तो समाज से ही आते हैं। हर एक समाज का अपना अपना रीति रिवाज है, परंपरा है, सब, इसीलिए विविधता जो है देखने को मिलता है। शिक्षक को सोचना चाहिए कि बचपन में सीखने की क्षमता प्रायः सभी की समान नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नता, ये हम जब सब जानते हैं कि सभी में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होता है।
तो इसीलिए सभी में सीखने की गति भी अलग अलग होगी। इसीलिए हमें ये शिक्षक को, हम सब शिक्षक को ये ध्यान देना है कि सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखते, सभी की सीखने की गति अलग अलग होती है। तो देखिए आगे, शिक्षक को अपनी कक्षा में जातिगत या धार्मिक भावनाओं संबंधी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार कभी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि हम अगर इस अपने जाति के हैं तो अपने जाति को ही बढ़ावा दें, दूसरे जाति को बढ़ावा नहीं दें। तो ये लोकतंत्र की भावना को से खिलवाड़ होगा। तो ऐसा शिक्षक जो है वो कभी भी बच्चे को अच्छा से पढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए शिक्षक को जो है लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए उसमें। इसीलिए सभी जाति धर्म को सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को समभाव से सभी को शिक्षा देने का लक्ष्य रखना चाहिए। समभाव से, समान भाव से। समभाव का मतलब क्या हुआ? समान भाव से सभी को शिक्षा देने का उसको लक्ष्य रखना चाहिए। शिक्षक हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सभी के जाति धर्म, उसकी जो परंपरा है, संस्कृति है, सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को समान भाव से शिक्षा देना चाहिए। लड़की और लड़के के प्रति भी समान का भाव रखना चाहिए। इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लड़का है तो लड़का ज़्यादा पढ़ता है, लड़की है तो लड़की कम पढ़ता है तो उस पर कम ध्यान दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी शिक्षक को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। समझ गए दोस्तों? इसीलिए पक्षपात कभी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि आजकल लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं रहती। अभी अभी के समय में क्या है कि अब लड़कियां भी जो है लड़कों से एक कदम ऊपर बढ़ने लगी है। तो इसीलिए शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही है तो उसकी शिक्षा में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिक बदलाव के संबंध में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं, लिखिए। अब देखिए, सामाजिक बदलाव समझिए दोस्तों। सामाजिक बदलाव के संबंध में मैक्स वेबर क्या बोले हैं, देखिए। मैक्स वेबर के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के अनुसार होता है। वर्ग संघर्ष यानी कि समुदाय, एक समूह में जो है समाज का निर्माण कब होता है? जब बहुत सारा परिवार मिलता है, तो समाज बनता है। समझिए दोस्तों, मैक्स वेबर के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के अनुसार होता है। यानी कि जो हमारे समाज में समूह है, वो समूह जब तक संघर्ष नहीं करेगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा, और समाज का विकास नहीं होगा तो गांव का नहीं होगा, गांव का नहीं होगा तो राज्य का, और राज्य का नहीं होगा तो फिर देश का। तो इसी तरह से सभी में संघर्ष की भावना रहेगी, तभी जाके हमारा समाज और देश विकसित करेगा। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है। यानी कि कोई एक वर्ग है, एक समूह है, उसका जो है वो जो कुछ कर रहा है उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, फिर वो करेगा, ये जो द्वंद्व उत्पन्न होगा दोनों के बीच में, तो इससे क्या होगा? एक नया चीज़ उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा? यह द्वंद्व का यह परिणाम निकलता है कि उत्पादन के तरीकों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन आने लगता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी कि सभी चीज़ में विकास होने लगता है। हमारी जो आवश्यकता है उसमें विकास होने लगता है। हमारा जो आपस में जो परिणाम है, द्वंद्व होता है जो आपस में हमें देख करके कोई दूसरा करता है, तो इससे क्या होता है? एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस द्वंद्व से क्या होता है कि नया उत्पाद होता है, नया उत्पाद के तरीके हम सीखते हैं। इसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया भी विकसित होती है। इसके कारण क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया विकसित होती है। हमें देख करके कोई कुछ दूसरा चीज़ सीखा, फिर वो उसके ऊपर प्रोत्साहित हुआ कि हम कुछ ऐसा करें कि वो सीखे, तो इससे क्या होगा? नया उत्पाद में वृद्धि होगा। इससे नए वर्गों की भी रचना होगी। इससे वर्ग संघर्ष एक नया रूप ले लेता है। समझ गए दोस्तों? इससे क्या होगा? अगर समाज में संघर्ष होगा तो क्या होगा? उसका जो उत्पाद होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? देश का भी विकास होगा। इससे नया संघर्ष का एक नया रूप ले लेता है। चलिए आगे देखिए, 4 में देखिए, मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के विचार लिखिए। मैक्स वेबर का वो समाज का इसमें क्या था कि समाज के बारे में बताए हुए थे, समाज के बदलाव के बारे में। और इसमें देखिए क्या बताए हैं कि मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण, समाज का कैसा स्तर होना चाहिए, इसमें देखिए मैक्स वेबर ने वर्ग में जीवन अवसर को विशेष महत्व दिया है। क्या इसको मैक्स वेबर किनको ज़्यादा महत्व दिए हैं? जीवन अवसर को। देखिए ये जो है हम पढ़ा रहे हैं, ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए भी जो है ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। यहीं से सभी क्वेश्चन उठता है। तो आप ये अगर पढ़े रहिएगा तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, और उसका थ्योरी भी पढ़ने में आपको एकदम आसानी होगी। तो ये जो है आप लोग अच्छा से कंसेप्ट इसका क्लियर कर लीजिए।
देखिए मैक्स वेबर क्या, किनको ज़्यादा समाज में किसको ज़्यादा ध्यान दिए हैं, किस पर ज़्यादा, जीवन अवसर पर, जीने का अवसर, सभी को समान अवसर जीने का होना चाहिए। इसका अर्थ है उन अवसरों से जो किसी किसी व्यक्ति, स्त्री और पुरुष को अपने जीवन में विभिन्न धर्मों में मिलते हैं। सभी धर्म का अपना अपना रीति रिवाज, रहन सहन होता है, तो इसमें जो है सभी को अवसर मिलना चाहिए। जीवन जीने का सभी को अपना अपना अवसर रहता है। श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा महंगी नहीं होती। वे बच्चे परिवार में अपने रोजगार की दक्षता प्राप्त कर लेते हैं और मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय व्यक्ति अपने वर्ग के व्यक्तियों से सीखते हैं। व्यक्ति विशेष अवसर पर कोई भी विशेष वस्तु या व्यवहार भी को देखता है, उसी का अनुकरण करने लगता है। यहाँ पे देखिए बोला, श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए। वे बच्चे परिवार में अपने रोजगार की दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, उसका जो है वो श्रमिक वर्ग के बच्चों की क्या होता है, शिक्षा जो है ज़्यादा महंगी नहीं ले पाते हैं, इसीलिए जो है रोजगार की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और रोजगार करना स्टार्ट कर देते हैं। और मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय व्यक्ति जो है, मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय व्यक्ति अपने वर्ग के व्यक्तियों से सीखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने समाज में अपने अनुसार के लोगों से सीखते हैं, उच्च वर्ग के लोग। और व्यक्ति विशेष, व्यक्ति जो यहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति विशेष अवसर पर कोई भी विशेष वस्तु या व्यवहार को देखता है तो वो क्या करते हैं, उसी का अनुकरण करने लगता है। अब आगे देखिए, सत्ता के संबंध में वेबर के क्या विचार हैं, लिखिए। यही मैक्स वेबर का सत्ता में उन्होंने सत्ता के बारे में क्या बोले हैं। देखिए मैक्स वेबर के अनुसार जितनी महत्वपूर्ण संपत्ति या हैसियत है उतनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता है। अब देखिए हमारे देश में क्या है, नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या है, सत्ता है अभी, तो क्या है उनके, देखिए जितनी महत्वपूर्ण संपत्ति या हैसियत है उतनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता है। यह आवश्यक नहीं कि धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सत्ता हासिल करे। ये देखिए यहाँ बता दी है इन्होंने, मैक्स वेबर जी ने, यह आवश्यक नहीं कि धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सत्ता हासिल करे, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। यही हमारे देश की खासियत है। तो आगे देखिए, राजनीति में विभिन्न पार्टियों की सहायता से सत्ता हासिल हो सकती है। देखिए राजनीति में विभिन्न पार्टियों की सहायता से सत्ता हासिल हो सकती है। ये कब, ये मैक्स वेबर जी बताए हुए हैं। अभी भी देखते हैं कि आपस में सभी पार्टी मिलके और एक नया सरकार बना लेती है। तो ये बोल रहे हैं राजनीति में विभिन्न पार्टियों की सहायता से सत्ता हासिल हो सकती है, परंतु यह निश्चित है कि समाज का हर तबका, यानी कि हर वर्ग, हर लोग आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। ये वो भी बोले हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग जो है आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अब आगे देखिए छठा क्वेश्चन, सामाजिक समानता के लिए आप किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं। समाज में जो समानता का भाव उत्पन्न हो उसमें आप अपना कैसा सहयोग दे सकते हैं। देखिए इसका आंसर, समाज में सभी व्यक्ति एक समान है। समाज में, देश में, हर जगह सब व्यक्ति आपस में समान है, किसी में भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखिए। किंतु जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, शहरी या ग्रामीण के आधार पर लोगों में अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। देखिए सभी में समानता है, लेकिन जो है जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, शहरी और ग्रामीण के आधार पर लोगों में अलग अलग श्रेणी में आपस में बट गए हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा अनुचित है। और फिर भी हर इंसान को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटी जाति का हो या उच्च जाति का, सभी को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। सही बात है, सभी को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है। इसके लिए एक शिक्षक के तौर पर हमें इन तमाम भेदभावों से परे हटकर समस्त विद्यार्थियों तथा लोगों को समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समान व्यवहार करना चाहिए। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि शिक्षक को लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाना चाहिए। वो सभी को समान अवसर दें, सभी को समान भाव से शिक्षा दें, किसी को भेदभावपूर्ण व्यवहार न करें। समझ गए दोस्तों, भेदभावों से परे हटकर, यानी कि उससे दूर हटकर, भेदभाव से परे हटकर समस्त विद्यार्थियों को आपस में समानता का भाव, समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व नहीं देना चाहिए। अब कक्षा में है, कोई लड़का तेज है तो उसको ज़्यादा महत्व दें, कोई कम तेज है तो उसको कम महत्व दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक सभी को समान महत्व देना चाहिए। और समाज में भी शिक्षक को हमेशा, जैसे ही कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखते हैं शिक्षक, उसी तरह से समाज में भी वो इसी तरह का व्यवहार अपनाएं। चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या उपाय करेंगे। तो देखिए, आप शिक्षक हैं, आपके बारे में बोला जाए कि आप अगर
सामाजिक भेदभाव को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने विद्यालय में कैसा उपाय करेंगे। तो देखिए यहाँ का उपाय दिया हुआ है। सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए मैं अपने विद्यालय में निम्नलिखित उपाय करूंगा। एक, मैं सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखूंगा। सही बात है। प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेने का समान अधिकार उपलब्ध कराएंगे। कोई भी वर्ग का बच्चा हो, कोई भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति ज़्यादा क्यों ना हो, सभी का जो है समान अवसर देंगे प्रवेश लेने के लिए। सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर देंगे। सभी बच्चों में क्या करेंगे, नेतृत्व करने की समान अवसर देंगे। सभी को समान शिक्षा अधिकार करने, सभी को देश में है समान शिक्षा अधिकार कर, समान शिक्षा लेने का अधिकार है। इसीलिए सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर भी देंगे, सीखने का समान अवसर देंगे। कार्यों का विभाजन धर्म, जाति या लिंग के आधार पर न करके उसकी योग्यता के आधार पर करेंगे। सही बात है। धर्म, जाति और लिंग से दूर होकर के उसकी योग्यता पर हम ध्यान देंगे। ऐसे बच्चे जिन्हें दमित किया गया हो, यानी कि जिसको समाज में अच्छे से नहीं देखा जाता हो, जैसे पिछड़े दलित बच्चों को विशेष अवसर मुहैया कराएंगे। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उसको जो हम अब अलग से अवसर मुहैया कराएंगे। मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। मूल्यांकन में किसी भी प्रकार का पक्षपात यानी कि भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। जो जिस स्तर का है उसे उसी स्तर का हम बताएंगे। सार्वजनिक जगहों पर प्रयोग करने की सभी को अनुमति देंगे। सार्वजनिक जगहों पर, किसी भी सार्वजनिक जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे भी बच्चों को प्रयोग करने का अवसर देंगे, खुद से करके सीखने का अवसर देंगे। शाला में यानी कि विद्यालय में साहित्य या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिससे क्या होगा, सामाजिक भेदभाव दूर होगा। सभी आपस में मिल के बैठेंगे, सभी आपस में अंतःक्रिया करेंगे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक भेदभाव में दूरी होगा। बच्चों में हमारी मातृभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति प्रेम, आदर्श, देशभक्ति की भावना का विकास करेंगे। सही बात है। बच्चों में हम क्या करेंगे, हम अपने देश के प्रति, जो मातृभाषा के प्रति जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति, उसमें देशभक्ति की भावना का विकास करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्राथमिकता देंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया, जिससे बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जैसे विद्यालय में विभिन्न तरह के क्रियाकलाप कराना, नाटक कराना, प्रतियोगिता करवाना, इसी तरह से वाद विवाद करवाना, ये सब पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया में आ जाता है। विद्यालय में गणवेश का प्रयोग करेंगे। विद्यालय में जो है सभी को प्रवेश करने का अवसर देंगे। समझ गए दोस्तों। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधा देकर, उन्हें अतिरिक्त समय देकर उन्हें सभी के समकक्ष लाएंगे। अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उसको जो है हम अतिरिक्त सुविधा देकर और उसे सामान्य बालक की तरह हम सामान्य बालक की सूची में हम उसको लाएंगे। आर्थिक संसाधनों को समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे। समझ गए दोस्तों। जो भी आर्थिक संसाधन है उसको समान रूप से सभी को उपलब्ध कराएंगे। अंधविश्वास को कम करने के लिए तथा नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। यानी अंधविश्वास जो समाज में भरा पड़ा है उसको दूर करने का काम करेंगे, और नैतिक मूल्य जो है अच्छा जो है जो व्यवहार है उसको अपनाने का शिक्षा देंगे और उसका प्रयास करेंगे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, वंचना क्या है, यानी कि वंचित होना। वंचना मतलब जो भी वंचित हो जाते हैं उसका। देखिए यहाँ पर वंचना किसे कहते हैं, वास्तविक वंचन और सापेक्षिक वंचन क्या है। देखिए, विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब भी कोई बालक विकास कर रहा है, अगर उसे कोई चीज़ की आवश्यकता हुई, अगर वो चीज़ नहीं मिला, तो उस स्थिति में वो बालक क्या होता है, वंचना के अंतर्गत आ जाता है। वो वंचन का भाव उत्पन्न हो जाता है उसमें। वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है या वंचना के रूप में जाना जाता है, वह वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जो है वंचित व्यक्ति जीता है, उसे वंचना के रूप में जाना जाता है। क्या समझ गए दोस्तों। जो भी आवश्यकता है अगर उसको पूर्ति नहीं हुआ तो ये समझ जाइए कि वो वंचना के अंतर्गत आता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वंचन व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर दो प्रकार से होता है। देखिए, पहला, व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचन का भाव इस कारण भी हो सकता है कि वह जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनसे वंचित हो, या शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं को उपलब्ध रहने के बावजूद भी उनका उपयोग न कर पाए। देखिए, एक तरह से हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है फिर भी अगर वो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार की वंचना को वास्तविक वंचना कहा जाता है। वंचना का भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह की अगर कोई भी कार्य कर रहा है वो, अगर उसमें उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति साथ नहीं दे रहा है तो उसे
वास्तविक वंचना कहेगा। और सापेक्षिक वंचना में क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को देख करके वो सोचता है कि हमारे पास ये नहीं है, कोई भी संसाधन को देख करके वो सोचता है कि हमारे पास नहीं है, तो ये हो गया सापेक्षिक वंचना। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में विविधता के कितने रूप हैं, केवल नाम बताएं। अथवा हमारे देश में विविधता के मुख्य स्वरूपों को लिखिए। देखिए, विविधता, हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के विविधताएं देखने को मिलती है, जिसमें कुछ निम्न प्रकार हैं। देखिए, जातीय विविधता होता है, सभी जाति अपना अपना धर्म का महत्व देता है। लिंग के आधार पर विविधता होता है, इस लड़की और लड़की लड़का में, पुरुष स्त्री। धार्मिक विविधता, धर्म के आधार पर कि हम ईसाई हैं तो हम ईसाई धर्म को मानेंगे, हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानेंगे। सांस्कृतिक विविधता, सभी की अपनी अपनी संस्कृति होती है, सांस्कृतिक विविधता भी होती है। अब भाषाई विविधता, भाषा भी सबकी अलग अलग होती है। रंग रूप, शारीरिक विविधता, सभी का रंग, कोई गोरा तो कोई काला। शारीरिक, कोई छोटा तो कोई लंबा, ये मोटा तो कोई पतला, ये शारीरिक विभिन्नता। रंग रूप में विभिन्नता। उम्र के आधार पर विविधता, सभी का उम्र अलग अलग होता है, कोई 30, 40, 45, सभी अलग अलग उम्र के होते हैं। स्थान के आधार पर विविधता, सभी अपने अपने स्थान के अनुसार जो है व्यवहार करते, सभी का अपना अपना स्थान के अनुसार भी विविधता पाया जाता है। पहनावे के आधार पर विविधता, और शहरी और ग्रामीण में विविधता। समझ गए दोस्तों, तो ये इतने विविधता हमारे देश में, इसे बहुत ज़्यादा और भी हैं मगर इतना इसमें दिया हुआ है। अब आगे देखिए, सत्ता से क्या तात्पर्य है। हम बताए हुए थे कि प्रत्येक दिन हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज लघु उत्तरीय था तो हम लघु उत्तरीय कर लेते हैं, और कल से है जो हम दीर्घ उत्तरीय, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ही इसमें हम लाएंगे, क्योंकि उससे जो है ये लघु उत्तरीय भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब शामिल है। अब देखिए, सत्ता, अभी पीछे बताए हुए थे कि सत्ता क्या है, अब यहाँ पे सत्ता क्या है इसके बारे में फिर से समझिए। सत्ता का महत्व साधन के रूप में होता है, यानी कि सत्ता का महत्व क्या है, साधन के रूप में। साधन का मतलब है कि जिसे हम जो उपयोग करते हैं। सत्ता से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, सत्ता से क्या होता है कि लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। सत्ता के प्रयोग द्वारा निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। जब संगठन में समूह के कार्यों का समन्वय करने के लिए सत्ता को एक साधन के रूप में काम में लाया जाता है, तब सत्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती है। जब देखिए, सामूहिक रूप से जब सत्ता को अच्छा तरह से यूज किया जाता है, तो देखिए क्या क्या कार्य होता है। यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो कि सत्ता का प्रयोग करते हैं। जो भी सत्ता में, देखिए अभी सत्ता बना है मोदी सरकार का, तो इसमें क्या है, सभी अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो है विभाग में अलग अलग मंत्री को दिए हुए हैं। तो यही है कि सभी को जो है उत्तरदायित्व देता है कि आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है। यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। निर्णय लेने में क्या करते हैं, देखते हैं कि बड़े बड़े IAS उनके साथ रहते हैं निर्णय लेने के लिए, तो क्या होता है, निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाता है। विशेषज्ञ जो उसमें विशेषज्ञ रहता है, उसमें जो अच्छा रहता है उसको हम उसमें साथ लेते हैं निर्णय लेने के लिए। यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जो भी क्रिया रहता है, कार्य रहता है, उसमें क्या करते हैं, आपस में संबंधित करके कार्य करते हैं। सत्ता का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत कार्यों की समाज द्वारा स्थायी आदर्शों में एकरूपता स्थापित करना है। सत्ता का मुख्य कार्य क्या है कि समाज में एकरूपता लाना, सभी को भेदभाव से दूर करना। समझ गए दोस्तों, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना। समझ गए। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, और वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। देखते हैं कि आप भी देखते हैं कि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सोच समझ के लिया जाता है कि इसका कोई विरोध ना करें, फिर भी आदमी क्या है यहाँ पे विरोध करता है। इसीलिए जो है इसको बहुत उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके द्वारा संगठन में समन्वय स्थापित होता है। इसके द्वारा क्या होता है, संगठन में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। सत्ताधारी, जो जिसके हाथ में सत्ता रहता है, व्यक्ति का यह भी कर्तव्य होता है कि अन्य सदस्यों को आवश्यक निर्देश और आदेश देता रहे तथा उन सदस्यों से संगठन की गतिविधियों का परिचय प्राप्त करते रहे। यह भी सत्ताधारी का काम है। जो भी सत्ता में है, मोदी जी हैं, तो वो क्या करते हैं कि सभी से समय समय पर जो है निरीक्षण करते रह, सभी को बोलते रहते हैं कि निरीक्षण करिए, इस क्षेत्र में इसको हमको डाटा दीजिए, इस क्षेत्र में हमको इतना डाटा दीजिए। सभी को मतलब जो अपना जिसको जिसको कर्तव्य सौंपे हुए हैं, जिसको जिसको उत्तरदायित्व सौंपी हुई हैं, उनको बोलते हैं कि हमें क्या करना है, जो भी है हमें बताया जाए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल हम इसका अगला भाग लेकर के आएंगे। चलिए, धन्यवाद।